नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सबसे पहले आज की बड़ी बड़ी खबरें। कल से तेज होगा किसान आंदोलन, जाम किए जाएंगे हाईवे। केवल अफवाह पर यूपी पुलिस शादी से मुस्लिम जोड़े को उठा लाई। सरकार ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा, अफसरों को किया तलब। पवार ने किया यूपीए का अध्यक्ष बनने से इनकार, कांग्रेस ने कहा अफवाह। गुजरात में भुखमरी से लोगों का बुरा हाल, सर्वे से हुआ खुलासा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश यही है कि अगर गोदी मीडिया से पार पाना है, उसकी जो झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं उनसे बचना है, तो हमें स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता का योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने मन माफिक कोई भी सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा ज़रूर करेंगे। एक निवेदन और है, वो ये कि सत्य हिंदी का ऐप भी अब आ गया है और आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों कदम जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसानों का आंदोलन कल से तेजी पकड़ने जा रहा है। इसके तहत वे दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे और देश भर के टोल प्लाजा को एक दिन के लिए फ्री कर देंगे। किसानों ने यह भी कहा है कि सरकार नहीं मानी तो वे देश भर में ट्रेनों को भी रोकेंगे। 14 दिसंबर को देश भर में धरना देने की घोषणा उन्होंने पहले से ही कर रखी है। उधर भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि सरकार और किसान दोनों को ही पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले और किसान अपने अपने घर लौट जाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस बीच किसान आंदोलन से निपटने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ने का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी देश भर में 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 700 सम्मेलन करेगी। इसके अलावा वो गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों को कानून के बारे में भी बताएगी। वहीं ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि सरकार ये दुष्प्रचार कर रही है कि हमने बातचीत तोड़ दी है या बहिष्कार कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम बातचीत के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, लेकिन सरकार अपने अड़ियल रुख को पहले छोड़े। तो कुल मिलाकर अभी तक गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने, बीजेपी ने अपनी एक लाइन चुन ली है और किसान अपने संघर्ष के रास्ते पर अभी कायम है। बीजेपी अपने जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मीडिया है और अपनी जो पार्टी का संगठन है, संघ परिवार है, उसके जरिए गांव-गांव तक, लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगी कि ये तीनों कानून दरअसल किसानों के हक में है, किसानों की भलाई में है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं और किसानों को गुमराह किया गया है। किसानों के पीछे कोई दूसरी शक्तियां हैं। कई नेता उसे खालिस्तान से जोड़ चुके हैं, कई उसे चीन पाकिस्तान से जोड़ चुके हैं। तो इस तरह का एक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी चलाने जा रही है ताकि एक जनमत तैयार किया जा सके इन किसानों के खिलाफ और अपनी स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ किया जा सके, क्योंकि अभी ये ऐसा लग रहा है कि सरकार अड़ी हुई है और सरकार किसानों की किसी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है, या केवल उतनी ही सुन रही जितने में उसे सुविधा दिख रही है। तो सरकार की अपनी रणनीति है, सरकार अपने ढंग से इस आंदोलन को हैंडल करना चाहती है। अभी तक उसने ये संकेत तो नहीं दिए हैं कि वो ताकत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये बार बार चीजें छन कर आ रही कि वो हर उपाय आजमा सकती है, हर हथकंडा आजमा सकती है। जैसे अभी जो सिंघू बॉर्डर पर जमा हुए हैं किसान, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना लेते हुए।
तो बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार के पास जिससे वो किसानों को परेशान कर सकती है, लेकिन किसानों की ताकत को कम कर कर आंकना भी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रदेशों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं और वो चले आ रहे हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका दबाव आज नहीं तो कल सरकार महसूस करेगी और इसके परिणाम भी घातक हो सकते हैं। अगर सरकार का ये दुष्प्रचार अभियान कहीं गलत दिशा में गया, किसानों को बदनाम करने की दिशा में गया, जो अभी तक लगातार हम देख रहे हैं वो उसी दिशा में जाता दिख रहा है, तो एक तरह का टकराव की स्थिति भी बन सकती है किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। वो वैसे भी बनने की आशंका है, क्योंकि किसानों ने ये भी घोषणा कर रखी है कि वो बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे, बीजेपी के जो कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करेंगे, बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे। तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से हो रहा है। अब इस शक्ति प्रदर्शन का अंजाम क्या होता है ये आने वाले दिनों में ही समझ में आएगा, जब ये पता चलेगा कि किसानों का आंदोलन कितना और प्रभावी और शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने एक जोड़े की शादी रोककर उन्हें रात भर थाने में रखा और सुबह तब छोड़ा जब ये साबित हो गया कि दोनों मुसलमान ही हैं। दरअसल पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि एक मुस्लिम लड़के की शादी हिंदू लड़की से हो रही है और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, लेकिन अगले दिन पता चला कि लड़का और लड़की दोनों ही मुसलमान हैं। लड़के का नाम हैदर अली है। 39 साल के हैदर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कासिया पुलिस स्टेशन में रात भर उसे चमड़े की बेल्ट से पीटा। हैदर अली ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस ने कुछ नहीं सुना और हमें अपने साथ ले गई। पुलिस ने मौलवी को थाने से तब छोड़ा जब उसने ये बयान दिया कि अभी निकाह नहीं हुआ है। स्थानीय शख्स और शादी कराने वाले अरमान खान ने दावा किया कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने लड़की और लड़के से पूछताछ की थी। हैदर अली ने कहा कि पुलिस स्टेशन में शबीला खातून को दूसरे कमरे में भेज दिया गया और एक पुलिस वाले ने दूसरे से उसकी चमड़ी उधेड़ने को कहा। हैदर के मुताबिक शबीला डर गई थी। इसके बाद मैंने पुलिस को शबीला के भाई का नंबर दिया। शबीला के परिवार ने पुलिस को बताया कि लड़की मुसलमान ही है और उन्हें आधार कार्ड की फोटो भेजी और वीडियो कॉल भी की। इसके बाद भी पुलिस वालों ने हम लोगों को जाने नहीं दिया और लड़की के भाई के आने का इंतजार किया। हैदर ने कहा कि रात भर उसे ठंड में बरामदे में रखा गया। आजमगढ़ में रहने वाले लड़की के भाई ने पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस से कहा कि अगर उसकी बहन हैदर से शादी करना चाहती है तो उसके परिवार को कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद बुधवार को दोनों की शादी हुई। अब पुलिस को सूझ नहीं रहा है कि वो क्या जवाब दे। कासिया पुलिस स्टेशन के एसएचओ संजय कुमार ने इसके लिए ऐसे शरारती तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है जो लव जिहाद को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। मामले का पता लगने पर कई स्थानीय लोग भी थाने पहुंचे और बुरी तरह किरकिरी होने के बाद पुलिस को मामले को रफा दफा करना पड़ा। दरअसल इसमें पुलिस की गलती है भी और नहीं भी है। दरअसल वास्तव में ये पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को प्रतिबिंबित करता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने एक पूरा आतंक का माहौल तैयार कर दिया है और उसमें किसी भी मुसलमान की शादी को शक की निगाह से देखा जा रहा है और हिंदू वाहिनी जैसे जो गुंडा एलिमेंट है, लफंगों की फौज है, वो हर जगह जाकर तहकीकात कर रही है। गैर कानूनी तरीके से उन्हें कोई अधिकार नहीं है, ना कानूनन वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पुलिस और सरकार का, प्रशासन का संरक्षण उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर वो मॉब लिंचिंग कर रहे थे जगह जगह पर, उसी तरह से अब ये एक नया ट्रेंड उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां पर संघ परिवार के लुच्चे लफंगे इस तरह से समूह में पहुंचकर इस तरह की शादियों में दखल देते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और उन अफवाहों में फंसकर पुलिस भी, चूंकि पुलिस भी दबाव में है, सरकार के दबाव में है, प्रशासन के दबाव में है, संघ परिवार के दबाव में है, इसलिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहती है और इसी सूचना के या अफवाह के आधार पर वो उस जोड़े को थाने में ले आई और मार पीट कर उनसे उगलवाने की कोशिश की कि वो
ये धर्मांतरण है या नहीं, या दो अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी है या नहीं। तो एक पुलिस का तौर तरीका गलत है। बिना किसी पुख्ता जांच पीछ परख के या सूचना के इस तरह से हर जगह दखल देना गैर कानूनी है। और अब देखिएगा कि जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई हैं उनके खिलाफ भी वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जिनके जरिए सूचना पहुंची है उनको वो पकड़ धकड़ नहीं होगी, और इससे उनके हौसले बढ़ते जाएंगे। और लगातार इस तरह की घटनाएं आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। पिछले 15 दिन में ही कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें पुलिस का रवैया दोहरा है। एक मामले में जहां हिंदू लड़की होती है उसका रवैया दूसरा होता है, और जहां मुस्लिम लड़की होती है वहां उसका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। तो पूरा कानून, पूरा सरकारी तंत्र और पुलिस भेदभाव पूर्वक काम कर रही, भेदभाव के तरीके से काम कर रही, दो अलग अलग समुदायों को अलग ढंग से बर्ताव उनके साथ कर रही है। इस घटना के बाद ये और भी साफ हो गई, क्योंकि किसी हिंदुओं की शादी में वो दखल नहीं देगी। हिंदुओं की शादी कहीं हो रही होगी तो वहाँ के जोड़ों को उठाकर नहीं लाएगी। अगर मान लीजिए कि इसमें पुरुष हिंदू होता तब पुलिस ये काम न करती, उन्हें थाने में न लाती, न उनको मारती पीटती, न उनको परेशान करती। लेकिन चूंकि युवक मुस्लिम था इसलिए उसने ये सब कार्रवाई की है, और वो भी हिंदू संगठनों के दबाव में। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। उत्तर प्रदेश जिस तरफ धकेला जा रहा है ये बहुत ही विस्फोटक स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अगली खबर लेते हैं। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी थी। उसके बाद यह कदम सरकार ने उठाया है। जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर कथित रूप से ईंट पत्थर से हमला किया गया था। हमले की राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यह हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए एक धब्बा है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मिंदा किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, मैडम भारत एक है, भारत की आत्मा और नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है कि बाहरी कौन है अंदरूनी कौन, आप इसको त्याग दीजिए। आपने संविधान के तहत काम करने की शपथ ली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे पार्टी का ड्रामा बताया है। हालांकि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर हुए बीजेपी के हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं और बीजेपी भी कुछ नहीं बोल रही है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल साहब बहुत भाषण और बहुत प्रवचन और बहुत उपदेश लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ज्ञान उन्होंने अपनी पार्टी को भी दे दिया होता तो अच्छा रहता। क्योंकि दिल्ली में जब इसी तरह की हरकतें बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ करते हैं या मनीष सिसोदिया के घर में घुस जाते हैं सुरक्षा तंत्र को तोड़ते हुए, तब तो उन्हें किसी तरह के संविधान और लोकतंत्र की चिंता नहीं सताती है, ना ही उनकी पार्टी को सताती है, ना ही उनकी सरकार को सताती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ या नहीं हुआ, यह भी एक विवादास्पद स्थिति है, क्योंकि कई बार चुनावी अभियान में पार्टियां अपने से इस तरह के हमले आयोजित कर लेती हैं और फिर प्रचारित करके लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं और सत्तारूढ़ दल को बदनाम करने की भी कोशिश अभियान चलाती हैं। तो जिस तरह से सक्रियता दिखाई है राज्यपाल ने, वो बहुत ही आश्चर्यजनक तो नहीं है, क्योंकि वो आखिरकार केंद्र सरकार के एजेंट हैं, कठपुतली हैं, और उनके वो लगातार पिछले 4-5 सालों से इसी तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने हर मौके ढूंढ कर पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाने साधे हैं, और अपनी सरकारों पर भी जरा अगर वो देख लेते कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से कानूनों का उल्लंघन कर रही है तो वो उनके लिए डूब मरने वाली बात थी। लेकिन हमारे गवर्नर साहब की चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं रहेगी। बहरहाल ममता बनर्जी के लिए भी ये चेतावनी है कि अगर राज्य में हिंसा का माहौल बनता है, अराजकता का माहौल बनता है, तो ये इनके विपरीत जा सकता है। उन्हें सावधान रहना होगा और बीजेपी के उकसावे में नहीं आना होगा, क्योंकि बीजेपी सुनियोजित ढंग से ये काम कर रही है कि उनकी पार्टी की, उनकी सरकार की छवि खराब हो, जो कि वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी हिंसक
राजनीति के लिए जानी जाती है और ममता बनर्जी भी जिस तरह की राजनीति करती रही, आक्रामक किस्म की राजनीति, उसमें भी हिंसा का पुट रहा है। लेकिन अब ये हो रहा है कि दो हिंसा का समर्थन करने वाली और हिंसा का इस्तेमाल करने वाली पार्टियां आमने सामने हैं, तो पश्चिम बंगाल में स्थितियां लगातार बिगड़ सकती हैं। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस और एनसीपी ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें कहा गया कि विपक्षी गठबंधन यूपीए के चेयरमैन की कुर्सी पर सोनिया गांधी की जगह अब शरद पवार बैठ सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों की ओर से नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच ये विपक्ष को बांटने की एक नई चाल है। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये भ्रम पैदा करने और विपक्ष को बांटने की कोशिश है। वहीं एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी की यूपीए के सहयोगियों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में एनसीपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, राजनीति अनिश्चितताओं से भरी है, कोई नहीं जानता आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, पवार साहब अगर यूपीए के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो हमारे लिए ये खुशी की बात है, लेकिन पवार साहब ने खुद इनसे इनकार कर दिया है। शरद पवार हाल में किसानों के आंदोलन के दौरान सुर्खियों में रहे हैं। 9 दिसंबर को देश की विपक्षी पार्टियों ने इस बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई शरद पवार ने ही की थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर अफवाह भी है तो इसे हवा कहां से मिल रही, क्यों मिल रही है? जवाब भी साफ है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अगुवाई नहीं करना। तो एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये अफवाह फैल गई कि शरद पवार अब यूपीए के चेयरमैन बन सकते हैं। और लेकिन पवार ने भी उसका खंडन कर दिया, कांग्रेस ने भी खंडन कर दिया। लेकिन यहाँ से सवाल ये उठ रहा है कि ये सवाल ही क्यों उठ रहा है कि पवार यूपीए के चेयरमैन बन सकते हैं? जाहिर है कि जिस तरह से सोनिया गांधी को भूमिका इस समय निभानी चाहिए या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को सक्रिय होना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रही। दोनों पर्दे के पीछे हैं। राहुल गांधी पता नहीं कहाँ छुट्टी मनाने गए हुए हैं और सोनिया गांधी की उस तरह की सक्रियता नहीं दिख रही है, शायद अपने स्वास्थ्य की वजह से। लेकिन अगर किसी नेता का स्वास्थ्य खराब है तो उसे अपनी पार्टी और इस तरह के गठबंधन के नेतृत्व पर काबिज नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसे किसी व्यक्ति को देना चाहिए जो ज़्यादा गतिशील हो, ऊर्जावान हो, सक्रिय हो। और इस समय जब देश के हालात इस तरह के हैं, तमाम तरह की चुनौतियां विपक्ष के सामने हैं, तब तो और भी एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। हालांकि शरद पवार खुद भी अस्वस्थ हैं, खुद भी वो काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए इस तरह का नेतृत्व दे पाने में कितने सक्षम होंगे इसे लेकर संदेह है। लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत खस्ता है और कांग्रेस के नेतृत्व में एक अनिश्चितता, एक असमंजसता बनी हुई है। जिस तरह की भूमिका अदा करनी चाहिए राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, वो कहीं जमीन पर होती दिख नहीं रही है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं और उनका खंडन करना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर चिंता की बात है कि अगर वो नेतृत्व का दावा करती है लेकिन नेतृत्व देने में नाकाम रहती है तो उसकी प्रतिष्ठा पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, आंच आ रही है और ये उसके लिए कोई बहुत सुखद बात नहीं है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अन्न सुरक्षा अभियान के तहत किए गए हंगर वॉच सर्वे के मुताबिक कोरोना काल के दरमियान गुजरात के 20.6% घरों में अनाज न होने की वजह से खाना नहीं बन सका। वहीं 21.8% घरों में एक वक्त का चूल्हा नहीं जल सका। इतना ही नहीं, कोविड लॉकडाउन खत्म होने के 5 महीने बाद भी भूख की स्थिति काफी गंभीर है। बड़ी संख्या में घरों 62% जो घर हैं उनकी आय घट गई है। इसके अलावा 45% घरों में भोजन खरीदने के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ी है। ये सर्वे सितंबर और अक्टूबर के महीने में गुजरात के 9 जिलों में किया गया। इन जिलों के नाम है अहमदाबाद, आणंद, भरूच, भावनगर, दाहोद, मोरबी, नर्मदा, पंचमहल और वडोदरा। सर्वे में ये भी पता चला कि इस लॉकडाउन के दौरान काफी राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। गरीब परिवारों को
सरकार की ओर से कारण भी नहीं बताया गया कि क्यों वो अब राशन कार्ड से ज़रूरी सामान नहीं ले पाएंगे। ये सर्वे 403 परिवारों से बात करने के आधार पर किया गया, जिसमें लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, जबकि इसमें से भी 49.4% महिलाएं थीं। सर्वे में लगभग 64.5% लोग रोज कमाने खाने वाले लोग थे, जबकि बाकी 38.7% किसान थे। इस सर्वे के आने के बाद से गुजरात मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं और उठना लाजमी भी है कि जिस गुजरात मॉडल की चर्चा की गई थी विकास की और पूरे देश में उसे स्थापित करने की बात की गई थी, उसी गुजरात में हालात ये थे कि लोग भूखे मर रहे थे, भूखे सो रहे थे। किसी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा था, किसी को 1 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए सरकार ने ऐसे संवेदनशील समय में जब उनके पास खाने पीने को भी चीज़ें नहीं थी। तो एक राज्य सरकार का रवैया, राज्य सरकार किस तरह से काम करती है, काम कर रही है, ये बताता है। और गुजरात में जो पूरी स्थितियां हैं ये विकट तौर पर सामने आ जाती हैं कि वहाँ पर इतने साल से बीजेपी शासन में है, लेकिन अभी भी आम लोगों की स्थिति को सुधार नहीं पाई है। तो आखिरकार ये विकास किसका हुआ है? क्या अंबानी और अदानी का विकास हुआ है? कुछ गिने चुने उद्योगपतियों और कारोबारियों का विकास हुआ है और बाकी आम जनता का जीवन स्तर और भी नीचे चला गया है? ये अच्छी खासी आबादी है। अगर 20-25% के लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो गुजरात जैसे जिसे सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों में गिना जाता है देश के, वहाँ ये स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं वहीं के प्रधानमंत्री हैं, वहीं के गृह मंत्री हैं और बहुत सारे अफसर केंद्र सरकार में गुजरात कैडर के हैं। ऐसे में गुजरात सरकार, गुजरात की ये हालत सचमुच में ये बताती है कि एक बहुत बड़ा झूठा प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। हालांकि इस गुजरात मॉडल की पोल पहले भी कई बार खुल चुकी है, कई स्तरों पर खुल चुकी है। जो वहाँ का मानव विकास सूचकांक है वो देश के कई राज्यों से कमतर है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से भी खराब है। इसी तरह से वहाँ बेरोजगारी की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो तमाम पैरामीटर्स पर गुजरात की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन ये जो भूखमरी वाली स्थिति वहाँ बन जाना है और उसमें सरकार का संवेदनहीन होकर राशन कार्ड को रद्द करना ही, ये और भी ज़्यादा खौफनाक स्थिति को बयान करती है। तो ये अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि गुजरात कोई बहुत अच्छा राज्य है, गुजरात कोई मॉडल स्टेट है और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश को गुजरात बनाएंगे, तो ये आपके लिए एक छलावा ही है, एक धोखे में रहने वाली स्थिति है। ये आंकड़े और इस तरह के और सर्वे और दूसरे आंकड़ों को अगर आप सामने रखकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बेहतर है कि देश गुजरात बनने से बच जाए, बल्कि गुजरात में नफरत और हिंसा का जो वातावरण बनाया गया है पिछले 2 दशकों में, वो और भी खतरनाक है। उससे पूरे देश को और भी बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वही मॉडल राजनीति का, हिंसा और नफरत का पूरे देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ आजमाया जा रहा है, चुनावी रणनीति में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और शासन बनने के बाद आप उत्तर प्रदेश का हाल देखें, वहाँ किस तरह से शासन चल रहा है योगी राज में, भेदभावपूर्ण। ये सारे उदाहरण हैं जो हमें सावधान करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।